हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं घटना चक्र से भारत का संविधान। पहले हम वो नोट्स देखेंगे जो घटना चक्र में दिए गए हैं क्वेश्चन से पहले, और उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जो अब तक कुछ पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या उसे स्वीकार किया गया या आत्मसात किया गया, कुछ भी समझ सकते हैं। कहा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान सभा ने उसे अंगीकृत किया, अपना लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परावर्तित करते संविधान सभा की प्रस्तावना या उद्देशिका, जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में, उसे ही प्रस्तावना या उद्देशिका बना दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन यहां से ये आता है ज्यादातर कि बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द या पंथनिरपेक्ष शब्द या अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इनमें से कोई एक भी पूछ लेगा या तीनों दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। जो भारत के संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसमें भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या गणराज्य के रूप में दर्शाया गया है, या उसमें कहा गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की उद्देशिका ने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित किए गए हैं। किसमें? संविधान की उद्देशिका में। संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित किए गए हैं। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेड़ूबारी वाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने
यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यानी न्यायालय भी यह मानता है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का ही एक पार्ट है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। पंथ निरपेक्षता संविधान का एक मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्राकृतिक न्याय योग्यता नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात बताई गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान के जो उपचारों का अधिकार है, जिस संविधान की आत्मा और हृदय माना है। जो संविधान में उपचारों का अधिकार है कि बदलाव किया जा सकता है कब, आवश्यकता के अनुसार, तो उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय माना है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना ही आधारशिला है किसकी? संविधान की। प्रस्तावना को आधारशिला मानकर ही संविधान का निर्माण किया गया है। तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है भाई, यहां तक तो नोट्स थे जो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ वर्षों में यहां से पूछे गए हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उससे के समस्त नागरिकों को सामाजिक, और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को अतएव इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देशिका और आदर्श उल्लेखित है। इसमें तिथि का उल्लेख भी किया गया है। जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, पर्सन में एक्स की जगह तिथि 26 नवंबर 1949 अंकित की गई है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आंसर है इसका सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य उसमें उल्लेखित है।
किसमें? देखिए 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है भाई, ये जो इसमें दिए गए हैं पंथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ये कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे ये शब्द। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है यानी दिखता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में? आंसर है उद्देशिका में। क्या है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत कि वो भारत को किस प्रकार का भारत का जो संविधान है उसे किस प्रकार निर्मित करना चाहते थे, उसमें क्या चाहते थे, वो उसे किस तरीके का बनाना चाहते थे, वो उसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या पूंजीवादी किस तरीके से बनाना चाहते थे, या वो जो संविधान का निर्माण किया गया है उस संविधान का निर्माण किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया गया है, इसको दर्शाती है संविधान सभा की जो संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परावर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? सबसे पहले समानता, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? किसमें? संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा सही क्रम है? देखिए इसका आंसर गलत है, इसमें से कोई भी क्रम सही नहीं दिया गया है। प्रश्न में दिए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम सार्वभौमिक, संपन्नता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ध्यान देने के बाद संविधान में उल्लेखित शब्द में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
यह जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है, अतः यह चीन के संविधान में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखित है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है, वह इसे धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। किस किस पर विचार करना है हमें? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है भाई, क्रम क्या है? पहला है सार्वभौमिक, दूसरा है समाजवादी, ठीक है भाई, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष और चौथा है प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष दोनों जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, यानी भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना द्वारा पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता, अखंडता नहीं था। देखिए बार बार कहा जा रहा है और इस यहां से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है भाई, एक तो ये नहीं जोड़ा गया था, ठीक है भाई, और एक ये नहीं जोड़ा गया था, यानी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगोतव्या उद्देशिका बना। इसकी प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकता है। तो इनमें कथन में पहला सही है और जी दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा
सही नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रभुत्व संपन्न तथा संविधान सभा को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव को अंतर्गत भारतीय संविधान की उद्देशिका बना दिया गया। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान में यह स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग यह निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं की जा सकती, यह लागू नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है या किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब देखिए क्या कहा, नहीं थे। एक तो हमारा समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था और अखंडता भी नहीं था। ये तीन शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या करना है? समाजवादी यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। नंबर 2, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नंबर 3, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता। नंबर 4, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। ये दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ए आर दोनों सही हैं।
ए आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत, ये ए गलत है, आर सही। आंसर है ए आर की सही व्याख्या है, ए आर आर दोनों सही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। जोड़े गए थे क्या क्या? भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ जनता सर्वशक्तिमान है। जनता सर्वशक्तिमान है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है हम भारत के लोग। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के सिद्धांत के नाम से। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को भारत को उसके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के में अनेक धर्म है। भारत के को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म अनुसार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत के में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत राज्य में कोई धर्म का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव है कि यहाँ भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्म राज्य को समान रूप से सभी का सम्मान किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय शब्द। भारत की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता। परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 1 में संघ का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 में संघ का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। विचार की स्वतंत्रता का है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का है। विश्वास की स्वतंत्रता का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है।
परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय उल्लेखित है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। भारत संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है भाई, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने राजनैतिक जन्मपत्री कहा है, राजनैतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है। सुभाष कश्यप जी ने संविधान के शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है कहा है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा गया है? किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी के द्वारा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दस्तावेज कहा है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी। बेरुबारी यूनियन के बाद 1916 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को भारतीय संविधान का भाग माना है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की है उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कब? 1976 में। निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार नहीं किया था? बेरुबारी। बेरुबारी वाद में केरल राज्य बेरुबारी भारतीय बनाम केरल 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र में उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित
करता है। संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है भाई। ये जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान माना जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देश्य का और राज्य के निर्देशक तत्वों का। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने वृद्ध संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि उद्देश्य संविधान का भाग नहीं है। संविधान में दिया गया आमुख, इसके 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान की प्रत्याभूत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समान अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी आगे देखेंगे अगली क्लास में।